हेलो गाइस, कैसा लगा कल वाली क्लास आप लोगों को? आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। और कल हमने जो पढ़ा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में वो था हमारा कि किसी भी पॉइंट का जो लोकेशन हम करते हैं वो दो तरीके से करते हैं, दो सिस्टम के तहत करते हैं। जिसमें पहला हमने बताया था आपको कार्टेशियन और दूसरा हमने बताया था पोलर। हमने दोनों में डिस्टेंस फार्मूला की भी बात किया था। 2 पॉइंट अगर पोलर सिस्टम में या दो पॉइंट अगर कार्टेशियन प्लेन में हो तब हम कैसे डिस्टेंस निकालते हैं ये हमने सीखा था। उसके बाद आज हम आगे बढ़ते हुए सीखने वाले हैं डिवीज़न फार्मूला या उसे हम कहते हैं सेक्शन फार्मूला। उसके बाद हम सीखेंगे ट्रायंगल एरिया का, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं, उसमें सेंट्रॉइड कैसे निकालेंगे और इन सेंटर कैसे निकालेंगे। यानी बहुत कल से आज की क्लास जो होगी वो लेवल में थोड़ा सा आगे होगा, क्योंकि कल जो था वो बहुत बेसिक इंट्रोडक्शन था हमारा। आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। तो आइए हम लोग बिना वेस्ट किए हुए टाइम को शुरू करते हैं। सेक्शन फार्मूला क्या होता है सबसे पहले समझेंगे बारी बारी से। सेक्शन फार्मूला, इसी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है डिवीज़न फार्मूला, है ना। देखिए, सेक्शन या डिवीज़न फार्मूला कहता क्या है कि जब हम कार्टेशियन प्लेन में कोई मेरा लाइन इस तरह का है, समझना है आपको, और अगर ये पॉइंट हमारा A और ये पॉइंट हमारा B है तो कोई तीसरा पॉइंट P इसे 2 रेशियो में बांटेगा। वो रेशियो हम M और N से डिनोट करते हैं। आप A और B से भी डिनोट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस रेशियो का जो वैल्यू है हम उसका एक 2 3 4 दे करके नहीं, एक हम लोग वेरिएबल में नाम दे रहे हैं M और N। जो हमारा पॉइंट होता है, कोऑर्डिनेट होता है, वो x1 y1, B का जो कोऑर्डिनेट होगा x2 y2 और P का जो कोऑर्डिनेट है x और y। तब आपको यही वैल्यू यानी कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P चाहिए आपको। यानी आपसे पूछता है कि P का कोऑर्डिनेट क्या होगा। क्लियर है? बातें समझ में आ रही हैं? इसमें हम देखते हैं 3 तरह का वेरिएशन होता है। सेक्शन फार्मूला में 3 तरह का वेरिएशन होता है। आप देख रहे होंगे कि जो लाइन सेगमेंट AB है, P पॉइंट उसके इंटरनल प्लेस पे है। दूसरा कंडीशन होता है कि जब हमारा कोई लाइन इस तरह का A और B हो, लेकिन ये पॉइंट P A और B के बीच में ना होकर के ये जो है वो एक्सटर्नली डिवीज़न करे, यानी एक्सटर्नल यहाँ पे ये पॉइंट P हो। तब उस कंडीशन में जो AP का वैल्यू होता है वो M होता है। क्लियर हो रहा है? क्योंकि यहाँ से आप देखोगे कि A और P का जो वैल्यू है वो M है और P और V का वैल्यू N है। क्लियर हो रही है? तब यहाँ से P और V का जो वैल्यू होगा वो N होगा। यानी A से P का वैल्यू M और B से P का वैल्यू N। क्लियर है? फिर कोऑर्डिनेट तो वही x1 y1 x2 y2 और P का जो कोऑर्डिनेट है वो x और y है, तब उसका वैल्यू पूछता है। तीसरा कंडीशन ये कहेगा कि जो हमारा पॉइंट P है वो पॉइंट लाइन सेगमेंट AB के मिड पॉइंट पे होगा। यानी जो हमारा रेशियो होगा M और N का वो इक्वल होगा, क्योंकि P हमारा मिड पॉइंट पे है। उस कंडीशन में M और N का वैल्यू जो होता है वो क्या होगा? इक्वल होगा, क्योंकि P हमारा मिड पॉइंट पे है। तो ये बारी बारी से तीनों कंडीशन का हम फॉर्मूला देखेंगे कि जब आपका P पॉइंट इंटरनली डिवीज़न करता हो, जब आपका P पॉइंट एक्सटर्नली डिवीज़न करता हो, या जब आपका P पॉइंट AB लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट पे आती हो। क्लियर है? समझ में यहाँ तक आई आप लोगों को? बिल्कुल आसान है, ज़्यादा टफ नहीं है। मैंने कल भी कहा था कि जिनको अगर डर लगता है आप पैसेंस बना के हमारी वीडियो देखिए, आपको बिल्कुल आसान होने वाला है ये चीज़ें। एक बात और, कुछ बच्चे ऐसे हैं, पहले तो वो कमेंट करेंगे कि सर कोई टॉपिक पढ़ाओ। तो जब मैंने टॉपिक शुरू किया तो अब उनका ये टॉपिक पे बात छोड़ करके वो अब कह रहे हैं सर ज्योमेट्री पढ़ाओ। क्या आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरी तरह से पढ़ लिए हो? और जिन भी विद्यार्थियों को अगर लग रहा है कि हम वही पुराना चीज़, वही घिसा पिटा चीज़ अगर पढ़ा रहे हैं, तो आप पूरी वीडियो को एक बार देख करके और सच में ऑनेस्टली जज करिए कि क्या हम वही पढ़ा रहे हैं जो आप पढ़े हो। आप एक बार ना ज़रूर देखना चेक करके, और बारी बारी से हम सब पढ़ाएंगे, सब कुछ पढ़ाएंगे। यकीनन आप बस भरोसा रखिए और एक बार पूरी वीडियो को देखिए, तब आप कहिएगा कि सर कोऑर्डिनेट पूरी तरह से मुझे समझ में आने लगा है, बहुत ईजी है, आप कुछ और पढ़ाइए। ठीक है, चलिए देखते हैं। समझना है, आपको पता है कार्टेशियन मेथड में हम क्या करते हैं? सबसे पहले एक एक्सिस यानी अक्ष ये करते हैं हम लोग एक्सिस की बात, जिसमें एक एक्स एक्सिस होता है
और ये हमारा बाई एक्सिस होता है। ठीक है, एक पॉइंट है हमारा, हम लेते हैं इस तरह से लाइन सेगमेंट ए और बी, और ये जो पॉइंट P है बीच में नहीं हमने लिया है, बस एक जगह पे हमने P रखा है। ये इसका कोऑर्डिनेट x और y है। यही पूछता है आपसे, अगर a x1/1 और b x2/2 हो तो। क्लियर है? समझना है कैसे करेंगे, एक बार हम प्रूफ दिखाते हैं आपको, फिर आप खुद ब खुद समझने लगोगे। करना क्या होगा, परपेंडिकुलर लाइन हमने यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ किया, ठीक है। उसके बाद यहाँ से एक लाइन मिलाया और हमने एक बार यहाँ से एक लाइन मिलाया, यानी अगर हम इसका नाम दे दें, ये R है और ये S है, तो आपको यहाँ पे दो ट्रायंगल दिख रहा होगा। दो ट्रायंगल कौन कौन, APR और PBS दिखा सभी को। ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है, और जब कोई भी दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होता है तो उसका साइड प्रोपोर्शनेट और इक्वल होते हैं। आपने पढ़ा है, समानुपाती और बराबर होते हैं। जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इसका साइड अनुपाती यानी समानुपाती होगा, तो हम इसके साइड को समानुपाती करके लिखते हैं। देखिएगा AR तो यहाँ से PS इक्वल होगा, AP तो हम लिखेंगे PB, AP बटा PB, फिर लिखेंगे PR तो BS, PR बटा BS। अभी हमने पहले बताया था कि जो पॉइंट P है वो लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में बांट रहा है, तो आप कहोगे सर M बटा यानी M और N के रेशियो में बांट रहा है। यानी ये जो पूरा वैल्यू है, आप गौर से समझना, AP और PB का जो रेशियो है वो M अनुपात N है। यानी AP और जो PB का रेशियो है वो M अनुपात N है। मतलब ये पूरा वैल्यू किसके बराबर हो गया, तो आप कहोगे कि सर M बटा N के बराबर हो चुका है। क्लियर है? आप समझ रहे हो बात को यहाँ तक? आइए नीचे अब देखते हैं बारी बारी से। अब ये AR, PS, AP, PB और PR, BS का वैल्यू हम ढूंढ के यहाँ से और यहाँ लिखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले AR की वैल्यू हम ढूंढेंगे, AR की वैल्यू। क्लियर है ना? तो AR की वैल्यू x एक्सिस पे है, तो समझना आपको है कि यहाँ तक ये वाली पॉइंट क्या है, x है, और ये वाली पॉइंट x1 है इस पे। तो ये दूरी AR का वैल्यू, ये अगर पूरा x होगा और ये x1 होगा तो ये दूरी x माइनस x1 होगा। क्लियर है ना? तो AR की जो दूरी हो गई वो जितना दूरी ये होगा उतना ही दूरी AR का होगा, तो हम लिखेंगे x माइनस x1 बटा। क्लियर हो गया? PS की बात करते हैं। PS भी जस्ट वही चीज़ें हैं कि अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखिए क्या लिखा हुआ है, x2/2 है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो x2 है, और यहाँ तक की दूरी को अगर हम घटा देंगे तो इतना दूरी शेष रह गया, तो यहाँ तक की दूरी क्या है x है। तो आप कहोगे कि सर जो ये दूरी होगा वो x2 माइनस x होगा। क्लियर है ना? और AP बटा PB आपको पता है, AP बटा PB कितना, M अनुपात N। अब आते हैं PR पे, तो PR का वैल्यू देखना पड़ेगा आपको गौर से। यहाँ से यहाँ तक टोटल डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का ये दूरी, P से यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस कितना है, आप कहोगे सर बाई है, क्योंकि बाई एक्सिस की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, और आप बताओ यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, तो आप कहोगे बाई1 है। इसका मतलब हुआ कि PR की दूरी अगर बाई में हम बाई1 को घटा देंगे तो मिल जाएगा, तो आप कहोगे बाई माइनस बाई1 होगा सर PR की दूरी। फिर देखिए हमें चाहिए क्या, BS का वैल्यू चाहिए, तो पूरा दूरी कितना, आप कहोगे सर बाई2 है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना, तो आप कहोगे सर ये तो हमारा बाई है, यानी बाई2 माइनस बाई, बाई2 माइनस बाई। ये दोनों दूरी आपस में बराबर हो गई M बटा N का। आपको एक फॉर्मूला यहाँ दिखा होगा कि ये जो दूरी आई, गौर से समझना है आपको ये पूरी चीज़ें, कि अगर हम M अनुपात N लिखना चाहेंगे तो आप लिखोगे x माइनस x1 बटा x2 माइनस x, या अगर बाई के फॉर्म में लिखना होगा तो बाई माइनस बाई1 बटा y2 माइनस बाई। ये फॉर्मूला आपका मिल चुका है। क्लियर है? अब इसे थोड़ा सा अगर इसे आप थोड़ा सा और अरेंज करके लिखना चाहोगे, फाइनल हमें फॉर्मूला तक पहुंचना है, तब समझिए क्या करेंगे हम। फिगर आप समझ गया हो, फिगर हटाएं, फिगर हटा दें, अच्छा रहने देते हैं फिगर। देखिए यहाँ से बारी बारी से हम दोनों को लेके चलेंगे। अगर हम पहले ये वाली वैल्यू को इसके बराबर करेंगे तो देखना आप n इंटू एक्स होगा माइनस n इंटू x1
बराबर m से m इंटू एक्स टू माइनस m इंटू एक्स। अब x वाले वैल्यू को एक तरफ कर लेंगे तो यहाँ nx था और यहाँ प्लस का mx बराबर mx2 तो यहाँ है और ये माइनस वाले वैल्यू को इधर करेंगे तो nx2 हो गया, nx1 हो गया, सॉरी nx1 हो गया। अब यहाँ x है तो हम x को कॉमन ले लेंगे तो अंदर में मिलेगा m प्लस n बराबर, यहाँ देखिए mx2 और nx1 यहाँ कुछ कॉमन नहीं है, mx2 प्लस nx1 तो x का जो वैल्यू मिला mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n, ये था हमारा पहला रिजल्ट कोऑर्डिनेट में। क्लियर हो गई कि जब हम सेक्शन फॉर्मूला में किसी भी वैल्यू को निकालना चाहेंगे कि वैसे पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो एक लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है उसमें उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमने आपको अभी सिखाया और x का वैल्यू हमें मिल चुका है mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n। जस्ट लाइक अगर y का वैल्यू चाहिए तो फिर से हम इस वैल्यू को बराबर करेंगे और y का वैल्यू वैसे ही देखने को मिलेगा और आप कहोगे कि सर m बाई 2 प्लस n बाई 1 बटा m प्लस n, ये है हमारा y कोऑर्डिनेट। यानी हमने देख लिया x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट का वैल्यू फार्मूला के रूप में सेक्शन फार्मूला यही होता है आपका। कब? जब कोई लाइन सेगमेंट को कोई पॉइंट इंटरनली डिवाइड करे। समझ में आई आपको? स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर लेना हो तो, मैं इसे हटाऊंगा अभी। ये था हमारा पहला कंडीशन, है ना, मिटा दे इसे। दूसरा कंडीशन हमारा था कि जब कोई पॉइंट उस लाइन सेगमेंट को एक्सटर्नली डिवाइड करे, यानी बाहर में उस लाइन को डिवाइड कर रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना था, जस्ट वैसे ही फॉर्मूला लगाएंगे। बस केवल ध्यान ये रखना था कि जहाँ का वैल्यू प्लस हो रहा था वहाँ माइनस होता, जहाँ की वैल्यू प्लस होती वहाँ माइनस हो जाता। बस हो गया ये एक्सटर्नली डिवाइड। समझ में आया? दो कंडीशन हमने देख लिया कि जब इंटरनली डिवाइड हो रही थी तो जहाँ माइनस लगा हुआ है वहाँ प्लस कर देना था, और जब एक्सटर्नली डिवाइड होगा तो जहाँ प्लस लगा हुआ है वहाँ क्या कर देना था? माइनस कर देना था। दो कंडीशन देख लिए। आइए तीसरी कंडीशन की बात करते हैं, जो आप कहते हो कि मिड पॉइंट पे अगर डिवाइड करता है, कोई लाइन सेगमेंट पे अगर कोई पॉइंट उसके मिड पॉइंट पे डिवाइड करता है, तो आप खुद समझना कि अगर कोई लाइन, अभी तो हमने सिखाया था कि इसके मिड पॉइंट पे अगर ये P डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब है कि M और N आपस में बराबर होगा, और जब m और n आपस में बराबर होगा तो m और n का वैल्यू ऊपर से या नीचे से, अभी प्लस ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इंटरनली डिवाइड कर रहे हैं ना। अब आप बताओ m और n का वैल्यू जब बराबर होगा तो रेशियो में आप 1 भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर m और n को बराबर करके आप यहाँ से भी m को बाहर निकाल लेना, यहाँ से भी m को बाहर निकाल लोगे तो m का वैल्यू कैंसिल ही हो जाना है। तो फाइनली क्या रह जाएगा रिजल्ट? x का जो वैल्यू मिलेगा वो x1 प्लस x2 बटा 2, और जो y का वैल्यू मिलेगा वो y1 प्लस y2 बटा 2 मिलेगा। और यही है हमारा वो फार्मूला कि जब कोई पॉइंट किसी लाइन सेगमेंट को मिड पॉइंट पे डिवाइड करता है तो x का और y का कोऑर्डिनेट x1 प्लस x2 y2 और y1 प्लस y2 बटा 2 होगा। क्लियर हो रही है? क्या आप समझ पा रहे हो इस बात को? अच्छा लगा? ये इतनी समझ में आ गई ना? ये तो आसानी था, आप समझ गए हो। चलिए, ये था हमारा सेक्शन या डिवीज़न फार्मूला। इस पे कुछ क्वेश्चंस करें हम लोग। देखिए, इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं, फिर हम बढ़ेंगे ट्रायंगल के तरफ, या किसी भी तरह के पॉलीगन का अगर एरिया निकालना होगा हम उसके तरफ बढ़ेंगे। देखिए क्या है हमारा क्वेश्चन। एक है, फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्कल विच हैज़ कोऑर्डिनेट। अच्छा देखिए, कोऑर्डिनेट दिया हुआ है
5 और 12 तथा 3 और -8 एज द एस्टिमेट ऑफ अ डायमीटर फाइंड द सेंटर ऑफ अ सर्कल। देखिए क्या कह रहा है कि आप किसी भी सर्कल का सेंटर बताओ जिसके डायमीटर का जो पॉइंट है, एस्टिमेट पॉइंट मतलब इधर का फर्स्ट और उधर का लास्ट, वो 5 और 12 है और 3 और -8 है। ये समझ में आई आपको क्वेश्चन क्या कह रहा था? क्वेश्चन हम लिख नहीं पा रहे, लैंग्वेज है केवल, आप समझ लो क्या कह रहे हैं हम कि किसी भी डायमीटर का जो एस्टिमेट पॉइंट है वो 5, 12, 3 और -8 है। ये कोऑर्डिनेट हो गया। आपसे पूछ रहा है उस सर्कल का सेंटर क्या होगा। आप बताओ कि डायमीटर जो होगा उसका जो सेंटर है वो डायमीटर का मिड पॉइंट होता है, आपको पता है, और ये मिड पॉइंट है। तो आपको अगर इसका कोऑर्डिनेट चाहिए तो अभी तो हमने आपको लाइन सिखाया था सेक्शन फॉर्मूला में कि किसी भी लाइन का अगर लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट P हो और उसका कोऑर्डिनेट चाहिए तो x1 + x2/2 कर दीजिए, y1 + y2/2 कर लीजिए, यानी 5 + 3 8/2 यानी 4 और 12 8 4/2 यानी 2। ये हो गया इस सर्कल का सेंटर। क्या आप समझ पाए? यही था ना क्वेश्चन हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है हमारा, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। अब क्वेश्चन सुनिएगा गौर से कि रेडियस आपसे पूछ रहा है किसी सर्कल का जिसका सेंटर, इसका सेंटर 8 और -5 है एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट -4 और -10, और ये जो रेडियस है वो किस पॉइंट से थ्रू कर रहे हैं? -4 और -10 से। समझ में आई आपको? और आपसे रेडियस का वैल्यू पूछे है, फिर से समझना है आपको क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि अगर आपको इस रेडियस की वैल्यू बताना है, क्लियर है, समझ रहे हो? इस रेडियस की वैल्यू अगर आपको बताना है तो आपको करना था, ये रेडियस तो हमारा डिस्टेंस है और डिस्टेंस का अगर 2 पॉइंट आपको पता है, 2 कोऑर्डिनेट पता है तो आप डिस्टेंस फार्मूला लगाइएगा और आपको आसानी से मिल जाएगी। यानी रेडियस का वैल्यू निकालने के लिए -4 -8 यानी 12 का स्क्वायर प्लस -10 और +5 यानी 12 का स्क्वायर। आपको पता है क्या होता है? 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 169 यानी 13। आपका जो रेडियस हो गया वो कितना यूनिट हो गया? तो आप कहोगे सर 13 यूनिट हो गया, और यही हमारा आंसर था। तो ये हमारे डिस्टेंस फार्मूला जो हमने कल पढ़ा था उसका क्वेश्चन था, और ये जो अभी हमने मिड पॉइंट थ्योरम मिड पॉइंट पढ़ा है उसका क्वेश्चन था। ठीक है, आइए देखते हैं, और अगर क्वेश्चन को करवाने लायक तो करवाते हैं। देखिए क्वेश्चन आता है हमारे सामने। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, जिसमें हमारा पॉइंट है 5 और -2 और ये 9 और 6, पता नहीं 9 है या 4 है, चलो, और ये रेशियो दे रखा है हमारा 3:1 का। यानी क्या कह रहे हैं कि आपको किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताना है जो इस लाइन सेगमेंट का जो पॉइंट दिया हुआ उसको डिवाइड कर रहा है किस रूप में? 3:1 के रूप में। इसमें आपको दोनों बताना है, पहला अगर वो इंटरनली डिवाइड करता है और दूसरा अगर वो एक्सटर्नली डिवाइड करता है। क्लियर है? दोनों बताना है आपको कि अगर वो पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को, यानी अगर ये लाइन सेगमेंट का नाम हम दे दें ए और बी, तो उसको 2 तरह से डिवाइड कर रहा है। रेशियो है 3:1 का। अगर वो इंटरनली डिवाइड या एक्सटर्नली डिवाइड करता हो तो करना क्या था? कुछ भी नहीं है। आपको फार्मूला भी हमने सिखाया कि जब आपको x का वैल्यू लिखना होगा तो mx2 + nx1 / m + n करना होगा, और जब y का वैल्यू लिखना होगा तो m/2 n/1 / m + n करना होगा। ये कब करना होगा? जब आप इंटरनली डिवाइड करते हो। एक्सटर्नली डिवाइड में क्या करना होगा? प्लस के जगह पे केवल माइनस लगाना होगा और प्लस के जगह पे केवल माइनस लगाना होगा। अब आप क्या वैल्यू को यहाँ रख करके और फॉर्मूला से इस क्वेश्चन को कर पाओगे?
तो आप कहोगे जी हाँ बिल्कुल आसानी से हम कर पाएंगे, तो हम आगे बढ़े या फिर इसी में टाइम वेस्ट कर दें? या आप सॉल्व कर लोगे? क्वेश्चन है आपका, आप करने की कोशिश करिएगा। एक क्वेश्चन हम और करेंगे इस पे। हमारा क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट कोऑर्डिनेट 2 और बाई डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एंड हेंस द फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है और कितना अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हम खुद से करेंगे और सभी को सीखना है। क्वेश्चन आपका है कि एक पॉइंट है जो 2y के रूप में दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, और एक लाइन सेगमेंट है जो ज्वाइन करता है पॉइंट 4, 3 और 6, 3 के साथ, है ना। उसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ, नाम हम दे देते हैं ए और बी। कहता है कि आपको बताना है y का वैल्यू, इस का वैल्यू बताना है, y का वैल्यू बताना है, और तो कुछ यहाँ पे नहीं है ना, और कुछ नहीं है। क्लियर हो रही है? आपसे पूछा है बताओ ये पॉइंट P है जो इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है, किस रेशियो में कर रहा है ये हमें नहीं पता अभी, बस आपको पूछा है कि y का वैल्यू बताओ। तो y का वैल्यू बताने के लिए सबसे पहले आपको वो रेशियो पता करना पड़ेगा कि वो हमारा रेशियो, यानी अगर ये पॉइंट सपोज यहाँ होगा जिसका कोऑर्डिनेट 2 और y है और ये m और n के रेशियो में इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है, तो सबसे पहले m और n की वैल्यू को ज्ञात करेंगे। उसको ज्ञात करने के लिए आपको पता है कि अगर ये वैल्यू 2 यानी जो x का वैल्यू दिया हुआ है वो हमारा क्या होता है फॉर्मूला mx2, ये हमारा x1 y1 और ये हमारा x2 y2 है। यही तो वैल्यू होता है ना x का कि mx2 यानी 6m प्लस nx1 यानी 4n बटा m प्लस n हमने कर लिया। यहाँ से हम m और n का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो आप कहोगे बिल्कुल सर निकाल सकते हैं। 2m प्लस 2n का जो वैल्यू होगा 6m प्लस 4n के बराबर होगा, और 6m माइनस 2m यानी हमारा 4m होगा, और ये माइनस 2n होगा यानी m बटा जो n होगा वो -2/4 होगा यानी -1/2 होगा। यहाँ पे एक बात समझनी है हमें, हमने तो यहाँ पे अभी ये नहीं पता था कि एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है या इंटरनली डिवाइड कर रहा है। हमने लेट कर लिया कि अगर ये P पॉइंट यहाँ होगा यानी AB के अंदर होगा। अब आपको देखना है यहाँ पे कि जो m/n का जो रेशियो का वैल्यू आया है वो किस फॉर्म में है, तो साइन निगेटिव है। और जब जैसे ही m और n के रेशियो का साइन निगेटिव होगा आपके दिमाग में तुरंत बात जानी चाहिए कि जो ये लाइन है ना, यानी जो इस पॉइंट है P वो इस लाइन को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है ना कि इंटरनली। यानी ये फिगर क्या है आपका गलत बना हुआ है। आंसर सही है, रेशियो का वैल्यू सही है, लेकिन केवल अगर फिगर की बात हम करेंगे तो जब आपको m और n का वैल्यू निगेटिव मिल रहा है इसका मतलब है कि पॉइंट P इस लाइन को एक्सटर्नली डिवाइड करेगा। क्लियर हो रही है बातें? और जब एक्सटर्नली डिवाइड करेगा तब रेशियो भी तो हमें वही रहेगा m और n का। आते हैं अब हम, तो यहाँ पे ये माइनस केवल दिखा रहा है कि एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, लेकिन रेशियो 1 और 2 का होगा यानी m अनुपात जो n होगा वो 1:2 ही होगा। लेकिन माइनस केवल ये दिखा रहा था कि पॉइंट P अंदर ना होकर के कहीं बाहर होगा। क्लियर है ना? अब हमें चाहिए y का वैल्यू। y कैसे निकालते हो भाई? आप कहते हो कि y निकालने के लिए m/2 प्लस n/1 बटा m प्लस n। जो m और n का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, यानी नीचे तो 2 1 3 हो गया, ऊपर देखिए m का वैल्यू 1 और y2 का वैल्यू 3 यानी 3 प्लस ny1 n का वैल्यू 2 और y1 का वैल्यू 3 यानी 3 दूना 6, 6 3 9/3 यानी y का वैल्यू कितना 3। और ये था हमारा आंसर, यानी जो कोऑर्डिनेट होगा वो 2 और 3 होगा P पॉइंट का, है ना। हमने y का वैल्यू बहुत आसानी से निकाल पाया। बस आपको ये हमें सिखाना था इस क्वेश्चन के अंतर्गत कि जो रेशियो आता है हमारा अगर नेगेटिव आएगा इसका मतलब है कि पॉइंट P अंदर ना होकर के इस लाइन सेगमेंट के कहाँ होनी चाहिए, तो आप कहोगे सर बाहर में। क्लियर है ना? आगे बढ़े, समझ में आई आपको ये बातें? चलिए, तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने सेक्शन और डिवीज़न फार्मूला के अंतर्गत किए। अब हम बढ़ते हैं ट्रायंगल के ऊपर। बहुत मज़ा आने वाला है ट्रायंगल में, क्योंकि आपको बहुत कुछ हम सिखाएंगे जो आपके लिए नया लगेगा और बहुत कुछ हमें सीखने को मिलेगा इस ट्रायंगल के टॉपिक में। हाँ चलिए,
हेडिंग लगाओ एरिया ऑफ ट्रायंगल, है ना। वैसे हेडिंग लगाओ मत, आप देखते रहो चुपचाप शांति से कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे और क्या होता है और उसमें कितने तरह के वेरिएशन और किस तरह से हम फाइंड करेंगे। बहुत मज़ा आएगा आपको, एकदम नया चीज़ सिखाएंगे कि कितने प्रकार से हम ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। समझ में आ रही है? तो देखिए एरिया की बात करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल। हाँ देखिए सबसे पहले कि किसी भी कार्टेशियन प्लेन में कुछ इस तरह से फिगर होगा जो हमारा ए बी सी, अगर कोऑर्डिनेट की बात करें तो x1/1 x2/2 और x3/3 के रूप में होगा, है ना। प्रूफ हम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, बस आप समझना कि अगर एरिया निकालना होगा उस ट्रायंगल का तो कैसे निकालते हैं, हाफ मोड लगा देते हैं, क्योंकि साइन निगेटिव के भी फॉर्म में अगर आए ना तो आपको पॉजिटिव मान के चलना है, इसलिए उस निगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए हमने पहले ही मोड लगाया है। x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। आप कह रहे हो सर ये तो याद था और आप लिख के मुझे बता दिए, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं हुई। तो है बहुत बड़ी बात, अभी धीरे धीरे सीखेंगे। हाँ छोड़ के भागिएगा मत आप। देखिए इसको अगर आप इस तरह से करना चाहते हो तब ठीक है, अगर ये नहीं करना चाहते तो आपने 12th क्लास में 11th क्लास में डिटर्मिनेंट्स पढ़े थे। आइए देखते हैं, आपने पढ़ा होगा x1 x2 x3 y1/2 y3 और अपने मन से 1 1 1 लगाते थे। ये हो गया एरिया ट्रायंगल का। क्लियर है ना, समझ में आई है? आइए तीसरा मेथड क्या होगा एरिया निकालने का ट्रायंगल का, कैसे लिखना है वो समझना है आपको। तीसरा जो मेथड है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा मतलब सबसे कम समय लगने वाला है उसमें, और वो अगर आप समझ गए तो आप किसी भी पॉलीगन का एरिया बहुत आसानी से निकाल पाओगे। समझना है पहले, फिर हम समझेंगे कि उसके माध्यम से हम एरिया को कैसे और डिनोट कर सकते थे। कि आपको लिखना है x1/1 x2/2 और x3/3 ठीक है, और फिर लिखना है x1/1। ये समझ में आया क्या हमने किया? x1/1 x2/2 x3/3, फिर अपने मन से x1/1 आपको यहाँ से क्रॉस अल्टरनेट करके। क्लियर हो रहा है? समझ में आए क्या कि हम x1/1 x2/3 x3/1 इस तरह से आपको लिखना है। यानी जब हम लिखना चाहेंगे इसको तो लिखेंगे x1/2 प्लस x2/3 प्लस x3/1 यहाँ तक समझ में आई बातें आपको? ये था हमारा एक साइड। अब समझना है, फिर यहाँ से देखना है आपको अल्टरनेट फॉर्म में नीचे से ऊपर, फिर उसे लिखना है माइनस के फॉर्म में x2/1। तो लिखेंगे हम x2/1 और माइनस हमने पहले ही ले लिया, प्लस कर देंगे। फिर x3/2 और प्लस लिखेंगे x1/3। समझिएगा क्या किया ना, गौर से देखना है। पहले हमने क्या किया कि x1/1 x2/2 x3/3 x1/1 लिखा है, और यहाँ से अल्टरनेट फॉर्म में x1/2 x2/3 x3/1। उसके बाद घटाना है x2/1 x3/2 x1/3, और बीच में हमने माइनस का साइन ले लिया, इसलिए सारा वैल्यू को हमने पॉजिटिव फॉर्म में लिखा है। आइए देखते हैं यहाँ से, अगर हम इस चीज़ को समझना चाहेंगे तो x1 यहाँ दिख रहा है आपको और x1 आपको यहाँ दिख रहा होगा, और ये वैल्यू अगर हम माइनस में हटा दें ब्रैकेट को तो सारा वैल्यू माइनस का ही तो है। तो जवाब बताओ, x1 यहाँ भी और x1 यहाँ भी, और अगर हम कॉमन ले लें x1 का तो आप कहोगे सर यहाँ से बाई 2 और वहाँ से बाई 3 माइनस के रूप में दिखने लगेगा क्या? आप कहोगे जी हाँ दिखने लगेगा सर। समझ में आई आपको ये बातें? आइए उसके बाद x2 यहाँ दिख रहा है, तो x2 में यहाँ केवल बाई 3 है तो हम बाई 3 लिखेंगे। x2 और कहाँ दिखा? आप कहोगे सर यहाँ दिख रहा है, और ये माइनस के साथ है तो यहाँ माइनस हमने दिया और केवल यहाँ क्या रह गया? बाई 1 रह गया। फिर से प्लस लिखेंगे।
x3 पे पहुंचेंगे तो हमें यहाँ से x3 कॉमन लेने के बाद y1 दिखेगा और यहाँ से x3 कॉमन लेने के बाद y2 दिखेगा। यही था हमारा फॉर्मूला। ये क्या आप समझ पाए इस चीज़ को कि किसी भी प्रकार के पॉलीगन का एरिया निकालने के लिए अगर हम इस मेथड का यूज करेंगे तो ये हमारा सबसे बेहतरीन होगा, क्योंकि यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो हमने रिजल्ट शुरू में देखा था वही रिजल्ट तो लास्ट में यहाँ कैलकुलेशन के बाद देखने को मिल रहा है। मतलब एरिया जो यहाँ है वही एरिया यहाँ है, तो क्यों नहीं कि हम इस तरह से सॉल्व करें इस क्वेश्चन को। क्या आप समझ पा रहे हो हम क्या कहना चाह रहे हैं? ये डिफरेंट, अभी ये डिफरेंट नहीं है, कुछ और डिफरेंट है एरिया निकालने के लिए, वो हम सिखाएंगे। जब एरिया ट्रायंगल का निकालना होगा तो हम क्या और डिफरेंट, ये सब कुछ नहीं लगाना है आपको, ये सारा कुछ नहीं लगाना, बिल्कुल इजी होने वाला है, बहुत आसान चीज़ आप सीखोगे पहले। लेकिन जो तरीका है, जो हमारा मेथड है, जो कॉन्सेप्ट है, वो हम समझ लेते हैं। ये समझ में आई बातें आपको? समझ गए आप सभी लोग? चलिए इसे मिटा दें। देखिए अगर एरिया लिखना होगा ट्रायंगल का तो हम एक तरह से और लिख सकते हैं, वो इसी से निकल के आए हैं। किस तरह से लिख सकते हैं कि जब हमने x1/1 किया, x2/2 किया और x3/3 लिखा तो कैसे लिख सकते हो वो समझना। हाफ एरिया ऑफ x1/1 x2/2 मोड, क्लियर है? प्लस के फिर देखना है x2 y2 और x3 y3, समझ में आया आपको? फिर प्लस करना है, फिर लिखना है x3 y3 x1 y1। हो गया है एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये भी हमारा है एरिया ऑफ ट्रायंगल। किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने का आप ये भी तरीका लगा सकते हो। क्लियर हो रहा है? हमने चार चीज़ देखा, अभी चार चीज़ आपको हमने सीखा है। और आप ना सच ईमानदारी से ऑनेस्टली आप बताना कि क्या आप सच में ऐसे ही सीखे थे, कहीं ऐसे ही पढ़े हो क्या कहीं आप? चलो जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ ना बिल्कुल आपको अलग और बिल्कुल नया लगेगा, तो आप जो मैंने पढ़ाया वो आप चुपचाप पढ़िए और विश्वास भरोसा रखिए, आप ज़रूर एक दिन ना बहुत अच्छे जगह पे होंगे। बस इतना भरोसा रखना है आपको। ये समझ में आ गई बातें? आते हैं देखिए, इससे एक बात अब आपको सिखाना चाह रहे थे, ये चीज़ हटाएं, ये तो बस कि अगर आप ऐसे भी करोगे तो एरिया निकलेगा, ठीक है? ये हमने 12th और 11th क्लास में ही पढ़ाया। देखिए जो लास्ट वाली हमने आपको मेथड बताया कि किसी भी पॉलीगन का एरिया कैसे निकाल पाएंगे। जैसे हमने बोला कि हमारे पास पेंटागन है, ठीक है, और पेंटागन में यानी 5 साइड होता है, 5 वर्टिसेस भी होते हैं, तो उसका कोऑर्डिनेट x1/1 x2/2 x3/3 x4/4 और x5/5 होगा। फिर क्या करना है, लास्ट में आपको x1/1 लिख देना है और ये हमारा हाफ लग गया। करना क्या था, x1/2 x2/3 x3/4 x4 x5 x5/1 यहाँ गुना करके लिखेंगे, फिर माइनस में x2/1 x3/2 x4/3 x5/4 और x1/4, फिर उसको हम घटा देंगे और मिल गया हमें क्या, पेंटागन का एरिया। क्लियर है? तो ऐसे करके अगर आप इसको ऐसे कह दो कि कितना भी बड़ा क्यों ना कोई पॉलीगन हो, x पे पावर n तक लिखना है और इसे y पे पावर n तक लिखना है और लास्ट में x पे पावर 1 और y पे पावर 1 कर देना है। क्या यही तो हम कह रहे हैं? यानी x1 और y1 करना है लास्ट में, यानी xn और yn तक जाना है। जितना भी पेंटागन ऑक्टागन होगा तो x8 और y8 तक जाना है, फिर x1 और y1 लास्ट में लिख देना है। तो आप समझ पाए क्या कि एरिया ऑफ ट्रायंगल हम कैसे निकालेंगे? समझ में आ गई सभी को? मिटाएं इसे। ये था हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब देखते हैं कि आपका क्वेश्चन पूछता है कि अगर कोई लाइन आपका कोलिनियर हो, यानी 3 पॉइंट्स है ए बी सी और वो तीनों कोलिनियर हो, अगर उस कंडीशन में क्या होता है कि आपका जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है वो 0 के बराबर हो जाता है। कब? जब आपका कोई पॉइंट्स जो है वो क्या हो गया, कोलिनियर हो गया। तब
जब आपका पॉइंट्स कोलिनियर होता है तो एरिया ऑफ जो ट्रायंगल होगा वो क्या होगा, 0 होगा। कोलिनियर का क्या मतलब होता है, मैंने आपको सिखाया था कल भी क्लास में कि अगर आपका कोई लाइन सेगमेंट ए बी है और पॉइंट सी यहाँ हो तो आप ये कहते थे कि सर, या फिर आप ऐसे कह लो कि अगर ये ए बी और सी है, कोई इस तरह का पॉइंट है किसी भी लाइन पे सेगमेंट पे, ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट, तो आप कहते थे कि कोलिनियर का मतलब ए बी प्लस बी सी जो है वो ए सी के बराबर होगा। ये कोलिनियर का मतलब था, कल बताए थे हम आपको, प्रूफ किए थे ना, मतलब ऐसे क्वेश्चन भी किए थे। और इसमें अगर आपका कोई पॉइंट कोलिनियर होगा इसका मतलब एरिया ऑफ जो ट्रायंगल होगा वो क्या होगा, 0 होगा। और एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होगा इसका मतलब अगर जो हाफ आगे लगा हुआ है वो तो यहाँ बराबर 0 होने के बाद वैल्यू ख़त्म होगा, क्योंकि 2 अगर हम यहाँ लगा देंगे तो 0 × 2 2 0 मिलेगा, तो हाफ को हम कैंसिल कर ले। यानी आपको केवल रिजल्ट में क्या मिलेगा, x1 y2 माइनस बाई 3, x2 y2 माइनस बाई 3 और x3 y1 माइनस बाई 2। ये पूरा वैल्यू किसके बराबर होने वाला है, 0 के बराबर होने वाला है। या तो आप ऐसे कह लो x1 बाई 1, x2 बाई 2, x3 बाई 3, 1 1 1, ये पूरा वैल्यू किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। कब, जब आपका कोई 3 पॉइंट कोलिनियर हो, है ना। कोलिनियर का मतलब एक ही स्ट्रेट लाइन पे तीनों पॉइंट होने चाहिए और तभी ये पॉसिबल है कि उसका जो एरिया होगा वो क्या होगा, 0 होगा। समझ पाए क्या आप? चलिए, अब ये चीज़ें थी यहाँ तक समझने वाली, अब आगे बढ़ेंगे। दो बातें और हैं, पहले वो समझ लेते हैं, फिर हम कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे इस पे। देखिए, आते हैं अब। किसी भी ट्रायंगल में एक होता है सेंट्रॉइड और एक होता है इन सेंटर। क्लियर है ना, समझ में आ रही है हम क्या कह रहे हैं? एक सेंट्रॉइड होता है और एक होता है इन सेंटर। तो आपसे अगर सेंट्रॉइड की वैल्यू पूछते, सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल, सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल कहने का क्या मतलब होता है आप समझना। सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल जो होगा, सेंट्रॉइड कहने का मतलब ये होता है, अच्छा सॉरी, ये तो सर्कम सेंटर होता है ना। सेंट्रॉइड क्या होता है कि किसी भी ट्रायंगल में जो मीडियन होती है ना हमारी, वो जिस पॉइंट पे मिलेगा वो हमारा सेंट्रॉइड कहलाएगा, यानी केंद्र कहलाएगा। ये समझ पाए, यही होता है सेंट्रॉइड, कि किसी भी ट्रायंगल में मीडियन जिस पॉइंट पे मिलती है। मीडियन कहे तो कि अगर एक पॉइंट, एक लाइन हमारा ये है और एक लाइन हमारा इस तरह से है, ये ट्रायंगल है ABC और ये DEF है ना, ये AD BE और CF हमारा मीडियन है और ये मीडियन तीनों इस पॉइंट पे मिल रहा है, जिसे हम सेंट्रॉइड यानी C के नाम से, और C तो हमने पहले ही दे रखा है, तो G के नाम से जानेंगे। यानी सेंट्रॉइड हमारा G होगा, यानी तीनों मीडियन जिस पॉइंट पे मिला है वो हमारा क्या है, सेंट्रॉइड है। अब इसका अगर हम कोऑर्डिनेट की बात करें तो A x1 y1, B x2 y2 और C x3 y3 होता है। आपको एक बात और बता दें कि जो हमारा मीडियन होता है वो सामने वाली भुजा को 2 बराबर भाग में बांटता है ना। माध्यिका है वो सामने वाली भुजा को बराबर बराबर भाग में बांटता है। इसका मतलब है कि जो AD है वो BC को BD बराबर DC के रूप में बांट रहे हैं। यानी D जो है हमारा किस प्रकार का पॉइंट है, मिड पॉइंट है। उसी तरह से F भी मिड पॉइंट है और E भी मिड पॉइंट है। आप समझना गौर से कि अगर D हमारा मिड पॉइंट है तो x2 और प्लस x3 बाई 2, क्योंकि मिड पॉइंट आपने हम पहले पढ़ा रखे हैं कि अगर D मिड पॉइंट है तो x2 प्लस x3 बाई 2 होगा और बाई 2 प्लस बाई 3 बटा 2 होगा D का कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट से, हमने पढ़ाया आपको। और अब आप बताओ कि AD हमारा मीडियन है, G हमारा सेंट्रॉइड है, तो आप ये भी पढ़े होंगे कि जो हमारा AG से GD का रेशियो होता है वो 2:1 होता है, यानी 2:1 होता है। मीडियन जो हमारा सेंट्रॉइड है वो मीडियन को 2:1 में बांटता है, ये भी आपने पढ़ा है। तो क्या आप यहाँ से एक चीज़ देख पा रहे हो
कि हमारा 2 पॉइंट AD है और G वैसा पॉइंट है जो इस लाइन सेगमेंट को 2:1 के रेशियो में बांट रहे हैं। तो यहाँ हम सेक्शन फॉर्मूला लगा सकते हैं क्योंकि आपको D का भी कोऑर्डिनेट पता है और A का भी कोऑर्डिनेट पता है। तो जब हम सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे तो हम डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहे हैं कि वैल्यू हमें देखने को मिलेगा x1 x2 x3/3 और y1/2 और y3/3। यही होता है किसी भी ट्रायंगल का सेंट्रॉइड का फॉर्मूला। यानी जब आपके पास तीनों कोऑर्डिनेट हो, तीनों निर्देशांक हो, तब आपको सेंट्रॉइड का वैल्यू कैसे निकालना होगा, x1 x2 x3 को जोड़ के 3 से भाग लगाना होगा और y1/2 और y3 को जोड़ के 3 से भाग लगाना होगा और आपको मिलेगा सेंट्रॉइड का फॉर्मूला। क्या आप समझ पाए? कैसे प्रूफ करेंगे वो भी हमने दिखा दिया। बस यहाँ पे हमने सेक्शन फार्मूला लगाना है और आपको ये रिजल्ट मिलेगा। क्लियर है ना? आगे बढ़े, ये समझ पाए आप? चलिए, ये था हमारा फॉर्मूला सेंट्रॉइड का। अब एक लास्ट पॉइंट है, मतलब नॉट लिस्ट, केवल लास्ट की हम बात कर रहे हैं। आज की क्लास की लास्ट पॉइंट है हमारा, एक है इन सेंटर। क्या है हमारा? इन सेंटर। इन सेंटर क्या होगा समझेंगे गौर से। इन सेंटर होता पहले क्या है, तो किसी भी ट्रायंगल में है ना, इन सेंटर क्या होता है वो समझते हैं पहले। किसी भी ट्रायंगल में जो एंगल बाइसेक्टर होता है हमारा, वो जहाँ पे मिलेगा, जैसे इस वाले एंगल का बाइसेक्टर ये लाइन हो गया AD, ये इस एंगल को पूरे बाइसेक्ट करेगा। फिर BE हो गया एंगल बाइसेक्टर, ये इस वाले एंगल को पूरा बाइसेक्ट करेगा। उसी तरह से ये वाले एंगल बाइसेक्टर इस पॉइंट को यानी इस वर्टिसेस को पूरा बाइसेक्ट करेगा और ये हमारा यहाँ मिलता है और इन सेंटर को हम लोग I से सूचित करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हुआ इन सेंटर। कोऑर्डिनेट वही x1/1 x2/2 और C का वैल्यू x3/3 होगा। अब आपको बताना है इन सेंटर क्या होगा। पहले समझने से पहले थोड़ा सा एक बात समझ लें। आइए थोड़ा सा अलग हम समझते हैं पहले कि ये हमारा एंगल बाइसेक्टर है, ये ABC है और ये D अगर है तो इसके सामने की भुजा C, इसके सामने की भुजा B और इसके सामने की भुजा A होता है और ये हमारा इन सेंटर है। 2-3 बातें हैं पहले इन सेंटर से रिलेटेड, वो हम समझाते हैं। ये हम ज्योमेट्री में पढ़ते हैं लेकिन यहाँ पे भी समझना ज़रूरी है। सबसे पहले ये देखिएगा कि जो हमारा ये इन सेंटर है, क्लियर है ना, ये जिस रेशियो में इस साइड को बांट रहा है, यानी क्या हम कह रहे हैं वो समझिए कि जो हमारा AB और AC का रेशियो है वही रेशियो BD और CD का होगा। ये इन सेंटर में हम लोग प्रूफ करते हैं, वहाँ पढ़ेंगे। अभी बस आपको इतना समझना है कि AB रेशियो AC यानी AB और AC का जो रेशियो होगा वही रेशियो BD से DC का होगा। यानी ये रेशियो हमारा मिला C/B। क्लियर हो रहा है? समझ में आ रही है आपको बातें? उसके बाद दूसरी पॉइंट क्या है कि उसमें जो AI और ID, ठीक है, इसको हम सेवियन बोलते हैं। सेवियन का जो रेशियो होगा ना वो होता है अगल बगल वाले साइड का योगफल यानी B+C और बटा जिस भुजा पे वो सेवियन गिर रहा है नीचे में वो। यानी ये 2 चीज़ें आपको समझना था इन सेंटर में। सबसे पहले AB/AC का जो रेशियो होगा वही रेशियो BD/DC का होगा, पहली बात जो हमने यहाँ पे लिखा है। दूसरी बात हमने क्या बोला कि AI/ID जो सेवियन है हमारा, उसका जो रेशियो होगा अगल बगल वाले भुजा का सम यानी B+C और बटा नीचे वाले भुजा यानी A, ये हो गया B+C/A और यही था हमारा रिजल्ट। समझ पाए क्या आप? तो आइए हम इसी चीज़ का प्रयोग करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले कि अगर हमें यहाँ से गौर से आपको समझना पड़ेगा कि हमें चाहिए क्या, तो ये हमारा C है, ये हमारा B है और ये हमारा A है। तो जब यहाँ से हम BD/DC निकाल पाएंगे, क्या निकाल पाएंगे? BD/DC, जो रेशियो AB का है वही रेशियो AC का होगा, तो हम BDC और DCB लिख पाएंगे क्या? अब आप देखना, सेक्शन फॉर्मूला पढ़े हो कि अगर D पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए, D पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट चाहिए तो आपके पास B का कोऑर्डिनेट है, C का कोऑर्डिनेट है और दोनों का रेशियो है।
सेक्शन फार्मूला में हमने यही तो पढ़ा है कि सेक्शन फार्मूला में दोनों रेशियो रहेगा आपका और दोनों कोऑर्डिनेट रहेगा, तो mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n कर लीजिएगा, आपको d का वैल्यू मिल जाएगा। क्लियर हो रही है बातें, आप समझ पा रहे हो? तो आपको करना क्या था, वैसे ही बहुत आसान तरीके से कि देखिए यहाँ से ये हमारा m है और ये हमारा n है, तो mx2 यानी यहाँ से cx3 प्लस bx2 बटा c प्लस b, समझ पा रहे हो? इस तरह से जस्ट लाइक वैसे ही यहाँ भी हम करेंगे, आप कर लोगे, बहुत ये आसान है। हम ये प्रूफ नहीं कर रहे, डायरेक्ट रिजल्ट लिखेंगे, लेकिन आपको बता रहे हैं ये करना कैसे होगा। इससे हटाएं, ये चीज़ें तो आसान था, ये आप समझ पाए ना? आपको बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत नया और बहुत अलग लगेगा। अभी आप धीरे धीरे मेरे साथ बने रहो, बहुत अलग चीज़ हम आपको सिखाएंगे। अब आप देखिए गौर से, तो जब हम यहाँ से ये चीज़ें निकाल लेंगे डी का कोऑर्डिनेट, फिर क्या करेंगे गौर से समझिए। ए आई और आई डी का भी तो रेशियो हम निकाल चुके हैं। क्या निकाले हैं? ए आई जो होगा वो हमारा बी प्लस सी और आई डी जो होगा वो हमारा ए होगा। फिर क्या करेंगे, जो हमें निकलेगा वो वैल्यू को इसके साथ डिवीज़न फार्मूला या सेक्शन फार्मूला लगाएंगे और फिर गुना भाग करके हमारा रिजल्ट जो लास्ट में मिलने वाला है वो देखिए क्या मिलेगा हमारा रिजल्ट। ये इन सेंटर है ना, इन सेंटर का जो रिजल्ट हमें मिलेगा वो मिलेगा ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 बटा abc, x का वैल्यू में। फिर मिलेगा a/1 b/2 और c/3 सॉरी, और बटा a प्लस b प्लस c। क्या आपको समझ में आया? ये किसका फॉर्मूला हम लिखे हैं? किसी भी ट्रायंगल के इन सेंटर का फॉर्मूला हम लिखे हैं। हम एक बार फिर से सब फॉर्मूला लिख देंगे अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो। वैसे हमने बारी बारी से बोला, आप स्क्रीनशॉट लेकर के एक बार देख सकते हो, कॉपी में एक साथ लिख सकते हो सारी चीज़ों को। और ये सब बिल्कुल आप सभी जगह नहीं पढ़ पाओगे, केवल आपको ये बता दिया जाएगा ये इन सेंटर है, ये सरकम सेंटर, आखिर हो कैसे रहा है, क्यों हो रहा है, वो हम सब आपको दिखा रहे हैं फुल्ली एक्सप्लेनेशन के साथ। तो ये हमारा इन सेंटर था। अब आइए कुछ हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, उसके बाद जो आगे होगा वो हम नेक्स्ट क्लास में फिर से इसी तरह से लेके आएंगे। आज इतना ही रहने देते हैं, जो कॉन्सेप्ट है हमारा, कुछ क्वेश्चन करेंगे हम। इतना ही अगर सीख लोगे ना, ये बहुत बड़ी बात है। आज की क्लास में अगर आप इतना भी सीख पा रहे हो तो आज के लिए ये काफ़ी है। आप इतना को रिविज़न करिए। चलिए देखते हैं अगर कुछ क्वेश्चन है हमारे पास तो। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि आपका एक 1 -1 -1 4 और 4 और 6, ये हमारा क्वेश्चन है। पहले 2-3 क्वेश्चन है, ये हमारा क्या है, 3 पॉइंट है ए बी और सी के रूप में। देखना है आपको, ये ए बी सी 3 पॉइंट है। पहला क्वेश्चन हमारा है एरिया ऑफ ट्रायंगल, दूसरा विच टाइप ऑफ ट्रायंगल्स, विच टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, समझ पा रहे हो? पहला क्या था, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, दूसरा विच टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, यानी ये कौन सा ट्रायंगल होगा। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, लास्ट में इस क्वेश्चन की बात करते हैं। विच टाइप्स ऑफ ट्रायंगल आपने क्वेश्चन देखा है, 3 पॉइंट रहते हैं और पूछा जाता है ये कौन से प्रकार का त्रिभुज है। समबाहुभुज है, समबाहुभुज है यानी इक्विलैटरल है, आइसोसेलेस है या राइट एंगल ट्रायंगल है ना। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले उसके लिए हम क्या करेंगे कि अगर हमारे पास 3 पॉइंट है 1 -1 और 4 और c, तो क्या करते हो कि आप बारी बारी से तीनों साइड का वैल्यू निकालते हो ए बी सी का। तो अगर हम ए बी की बात करेंगे तो आपको पता है डिस्टेंस फार्मूला ही लगाएंगे। यहाँ डिस्टेंस फार्मूला -1 2 का स्क्वायर 4 4 5 25 यानी कि ये 29 स्क्वायर रूट ऑफ 29। क्लियर है? यहाँ देखते हैं बी सी को, -25 और 4 29, ये भी 29। यहाँ आते हैं 3 × 9 +5
3 तिया 9 और 5 का स्क्वायर 25, यानी ये कितना हो गया, सही क्या हुआ है ना, फिर से x2 माइनस x1 यानी कि 5 का स्क्वायर 25 और y2 माइनस y1 यानी 6 माइनस 4 यानी 2 का स्क्वायर 4, 25 प्लस 4 29, ठीक है। उसके बाद यहाँ से 3 का स्क्वायर 9 और 6 में से 1 गया 5, 25, ये हो गया कितना, 25 9 34, स्क्वायर रूट ऑफ 34, ये हो गया हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 34, सही है। अब आप देख रहे हो गौर से कि 29 और ये 29 दो साइड जो है क्लियर सही किया हुआ है ना, ये 4 में से 1 गया 3, 3 का स्क्वायर 9, 6 में से 1, अच्छा सॉरी 7 49, ओह 49 है ना, क्योंकि यहाँ 6 माइनस यानी y2 माइनस y1 होगा ना, तो 6 माइनस 1 यानी माइनस माइनस प्लस 7, 7 का स्क्वायर 49, 49 प्लस 9 58, सॉरी ये 58 हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 58, ठीक है। अब आप देखो यहाँ से गौर से, ये 29 और ये 29 दोनों साइड आपस में बराबर है और तीसरा साइड बराबर नहीं है, तो हम इसे कहेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी ये समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या आप कह पाओगे, क्योंकि दो भुजा बराबर है, क्या आप कह पाओगे अगर दो भुजा बराबर है तो उसे समद्विबाहु त्रिभुज, आप कहोगे जी हाँ। तो ये कैसा ट्रायंगल हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइए दूसरी बात देखते हैं। आप देख रहे हो कि अगर हम इसकी बात करें तो AB का अगर हम स्क्वायर निकालना चाहेंगे तो आप कहोगे सर 29 होगा, BC का अगर स्क्वायर निकालना चाहेंगे तो कहोगे 29 होगा, और AC का अगर स्क्वायर निकालना चाहोगे तो कहोगे 58 होगा। अब आपको पता है कि जो AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर करेंगे वो AC के स्क्वायर के बराबर देगा, क्योंकि 29 प्लस 29 जो होता है 58 के बराबर होता है। क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज़ है? क्या ये पाइथागोरस थ्योरम दिख रहा है? आप कहोगे जी हाँ। तो क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल भी होगा? आप कहोगे हाँ, और ये बिल्कुल सही है। ये दो प्रकार के ट्रायंगल होंगे, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल और एक राइट एंगल ट्रायंगल। क्लियर हो गई क्या? ये समझ में आई आपको? आते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल के ऊपर, मिटा दें इसे, समझ पाए आप? अच्छा, जब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने की बात होगी तब तो आप बहुत आसानी से निकाल पाओगे। आपको पता है कि ये कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल में ये स्क्वायर रूट ऑफ 29, ये स्क्वायर रूट ऑफ 29, ये स्क्वायर रूट ऑफ 58 है। तो एरिया निकालने के लिए पहला जो तरीका है वो हम इसमें हाफ बेस गुना हाइट लगा सकते हैं, 29 इंटू 29 यानी 1/2 29 यानी 14.5 यूनिट स्क्वायर आपका आंसर हो गया। पहला तरीका आप समझ पाएगा? ठीक है, ये पहला हमारा तरीका था। दूसरा तरीका जो हमने 3-4 फार्मूला दिखाया एरिया निकालने के लिए, आप उस पर भी लगा सकते हो, आपका आसानी से आंसर आएगा। सबसे लास्ट वाला जो हमने तरीका बताया कि किसी भी तरह का पॉलीगन होगा उसमें हम कैसे एरिया निकालेंगे वो देखते हैं। हम आपको बताया हाफ 1 - 1 है तो 1 - 1 लिख दिए, -1 4 है -1 4 लिख दिए, 4 और 6 है, फिर क्या करना था, वही जो ऊपर में लिखा हुआ है वो नीचे लिखना था। क्लियर हो गई बातें? अब आपको करना क्या है, अल्टरनेट फॉर्म में इस तरह से गुना। तो 4 देखिए बहुत आसानी से करेंगे, हाफ 4 हो गया, ये माइनस का 6 हो गया, और ये माइनस का मोड पहले से लगाओ, माइनस का 4 हो गया क्योंकि प्लस में लिखना है। अब उसके बाद इस तरह से गुना करेंगे तो माइनस गुने -1 1 होगा, लेकिन माइनस के साथ -1 होगा, माइनस का 16 होगा और माइनस का 6 होगा। देखिए माइनस का 4 प्लस का 4 कैंसिल हो गया, 6 6 12 28 1 29, और माइनस के साथ 29 लेगा, लेकिन मोड लगा हुआ है तो वो 1/2 पॉजिटिव का 29 मिलेगा, 14.5 यूनिट स्क्वायर। फिर से आपका वही आंसर है। क्या आप समझ पाए ये चीज़ें दो तरह से? अब आइए जो हमने आपको स्टार्टिंग में बताया कि आपको वो सब कुछ नहीं करना है एरिया निकालने के लिए, सबसे लास्ट जो तरीका है वो हम आपको सिखा रहे हैं, और ये बिल्कुल यूनिक है। आप अभी तक जितना भी फॉर्मूला लगाए हो, जितना भी तरह से जो लगाना है आप लगा लो, आपको ये चीज़ें आपको नहीं पता है। ये जो अभी हम सिखाने जा रहे हैं वो अभी तक आप नहीं पढ़े हो,
तो सीखिए, कोशिश करिए नया कुछ सीखने का। करना क्या है, आपको जब ट्रायंगल का एरिया निकालना होगा तो आपको करना क्या है, बहुत आराम से समझना है। ये 1 - 1 है, ये -1 4 है, और ये 4 और 6 है। एक पार्ट को 0 बना लेना है। 0 क्या बनाना है, जैसे 1 है तो हम -1 घटा देंगे, और -1 है तो +1 कर देंगे। क्या ये 0 बन पाएगा? एक में अगर 1 घटाएंगे तो 0 मिलेगा, और -1 में 1 घटाएंगे तब भी जोड़ेंगे तब भी 0 मिलेगा। यही प्रोसेस सबके साथ करना है। -1 यहाँ तो -1 यहाँ, +1 यहाँ, -1 यहाँ, +1 यहाँ। रिजल्ट क्या मिला, ये तो भाई साहब 0 0 हो गया ना। ये रिजल्ट मिला -2, क्योंकि -1 और 4 + 1 5। ये रिजल्ट मिला 3, और ये रिजल्ट मिला 7। यहाँ तक समझ पाए क्या आप? समझ में आ गई आपको? आइए, यहाँ से इसके साथ और यहाँ से इसके साथ, क्लियर है? गुना करेंगे तो -2 7 कितना होगा? आप कहोगे सर 7 दूना 14 माइनस का 14, ठीक है। उसके बाद 5 तिया 15, इसको घटाएंगे कितना मिलेगा? माइनस का 29। आपको पता है माइनस वैल्यू नहीं लेना है, 29 होगा। और ये करने के बाद आपको ये प्रोसेस में 1/2 से मल्टीप्लिकेशन करना होगा, यानी 29/2, फिर से वही 14.5 यूनिट स्क्वायर आंसर आपको मिल चुका है एरिया। क्या आप ये समझ पाए? फिर से एक बार हम कोशिश करते हैं समझाने का। हमने ये बताया आपको कि जो वैल्यू लिखा हुआ है उसमें एक वैल्यू को हम 0 बनाने की कोशिश करते हैं, तो ये वैल्यू हमने 0 बनाने के लिए +1 -1 -1 किया, ये वैल्यू 0 मिलेगा। जो क्रिया हमने यहाँ करा है वही सारी जगह करना है आपको। तो सारे जगह करने के बाद फिर से वही प्रोसेस आपने जोड़ घटाव का कर लिया। फिर क्या करना था, गौर से देखना है कि एक बार ये वाले आंसर को नंबर को गुना करेंगे और एक बार ये वाली नंबर को गुना करेंगे, है ना। यानी कि यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ फर्स्ट यहाँ लास्ट, यहाँ लास्ट यहाँ फर्स्ट, इस तरह से। और दोनों को गुना करने के बाद आपको पता है जो एरिया होता है वो तो मोड के अंदर होता है, माइनस का मिले प्लस का मिले, रिजल्ट हमेशा प्लस में लिखेंगे। और हाफ से गुना करना था क्योंकि हम सभी जगह एरिया में हाफ से गुना कर रहे थे। और ये था हमारा आज का क्लास का जितने भी प्रकार के जो चीज़ें हमने पढ़ाया आपको। और तो कुछ है नहीं वैसा बताने के लिए। क्वेश्चन देख रहे हैं कि अगर कुछ है तो बता देंगे। फाइंड द सर्कमसेंटर ऑफ द ट्रायंगल वर्टिसेस और ऑल्सो फाइंड रेडियस। वैसा अब कुछ है नहीं। फिर आपको चाहे पेंटागन हो चाहे हेक्सागन हो, कोई भी वैल्यू आपको दिया हुआ रहेगा और एरिया पूछेगा, आप हमेशा वो वाले तरीके लगाना, ठीक है, और आप आंसर पा सकते हो। तो ठीक है, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, और हम नेक्स्ट क्लास में फिर कुछ अच्छे क्वेश्चन और अच्छे सवाल के साथ आएंगे, और ऐसे ही अच्छे कॉन्सेप्ट भी करेंगे। कोशिश करिए लोगों को जोड़ने का, लोगों तक पहुंचाने का हमारे वीडियो। और धन्यवाद आपको मेरे साथ बने रहने के लिए।